हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन हाइपरहाइड्रोसिस या ज्यादा पसीना आने की बीमारी या क्लिनिकल कंडीशन जो कि एक भयानक बीमारी भी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आम जनता के लिए है जो इससे परेशान है और मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो उनके सिलेबस में है। ये मेरा वीडियो जो है ये क्लिनिकल रिसर्च प्रूवन और एनसीबीआई और सीडीसी के हिसाब से रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस ये कंडीशन ऐसा है कि इस इंसान को ज्यादा पसीना आता है। स्टूडेंट्स है, पेपर लिखते टाइम पे उनका पेपर भर जाता है, पसीने के वजह से उनके पेपर के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, या कोई ओरल दे रहा है या कोई एग्जाम दे रहा है या कोई ऑफिसर से बात कर रहा है, उस टाइम पे आदमी पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है। नई ड्रेस पे किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं, उस टाइम पे पसीना ज्यादा आने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है और वो शर्मिंदगी की वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन भी आ सकता है, स्किन प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसके लिए इनको डिटेल में देखते हैं अपन। स्वेटिंग यानी पसीना आना, ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि जैसा कि टेम्परेचर रेज हो रहा है, अभी धूपकाला लगने वाला है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर को, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्रेन से सिग्नल निकलते हैं। ब्रेन से सिग्नल निकल के वो स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं और वो हथेलिया या तलवे या बॉडी के पार्ट्स में जाके वहां पे पसीना करके उसको ठंडा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये है नेचुरल मैकेनिज्म। मगर हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि बिना किसी कारण के जो है वो पसीना निकलता है, कोई रीजन नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, फिर भी पसीना निकलते जाता है। हाथों पैर तलवे हमेशा भीगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से सॉक्स में पसीने की बू आना, शूज में पसीने की बू आना, ये सब चीजें होती है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस है जो कि फॉल्टी नर्व्स या नर्व्स खराब होने की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस जो है वो क्लिनिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरथायराइडिज्म है, मेनोपॉजल सिंड्रोम है, वो आगे अपन देखेंगे इसके कॉजेस क्या है। मगर बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब साइंस क्या है कि भाई एंजाइटी बढ़ जाती है जब हाथों पैरों में पसीना आ जाता है, तो उस टाइम पे एंजाइटी बढ़ जाती है। आपके बगलों में, आपके तलवों में, आपके हाथों में बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है। और खासकर देखा गया है कि जैसा कि बच्चा जो है एडोलसेंट एज में यानी जैसा जवान होने लगता है, उस टाइम पे जो है ये कंडीशन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एग्जाम्स लिखने को। अभी एग्जाम सीजन है तो एग्जाम लिखने को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस जो है ये एक मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है और इसमें नींद में भी स्वेटिंग हो सकती है। कॉजेस जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, मगर वो कुछ एक्सेसिव काम करने की वजह से होते हैं। जैसा कि अपन ने बात की है कि प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस जो है ये नर्व सिग्नल्स जो है नर्व के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं और इसको बेसिकली मेडिकल कॉजेज नहीं होते हैं जिसकी वजह से हाइपरहाइड्रोसिस होता है। सेकेंडरी जो है ये एक तो डिप्रेशन की वजह से है, डायबिटीज की वजह से है, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से है, कुछ कैंसरस सेल बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, जीर्ण ज्वर है, ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। नर्वस सिंड्रोम है, पार्किंसंस है, इसमें भी हो सकता है। अब इसके वजह से इंफेक्शन की वजह से या डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात किया जाए तो इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस होना, डर्मेटाइटिस होना, क्योंकि वहां पे स्वेट रह रहा है, वो गीला रह रहा है, तो वहां पे एक्सटर्नल फंगस और बैक्टीरिया को निमंत्रण दे देता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। अब वो स्किन के ऊपर लगने की वजह से स्किन डिसीजेस, काफी ज्यादा स्किन डिसीजेस का फेस करते हैं। सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से डिप्रेस रहना, अकेलेपन में ही रहना, ज्यादा फंक्शन अटेंड नहीं करना, ये सब चीजें हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए आयोडीन स्टार्च टेस्ट है, थर्मोरेगुलर टेस्ट है, सीबीसी काउंट है, एक्सरेज है, HbA1c डायबिटीज के लिए और थायराइड फंक्शन टेस्ट। साथ में फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकली आपका बीपी शुगर मॉनिटरिंग है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में बताया जाए तो पहले जो है एंटी पर्सपिटेशन मेडिसिन, पसीना रोकने के लिए मेडिसिन रहते हैं। तुम सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जो पसीना रुकाते हैं, वाइप्स आते हैं जो पसीना रुकाते हैं, मगर पसीना निकल रहा है और उसको रुकाना ये गलत बात है, इसके लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं करना। बोटॉक्स इंजेक्शन आते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं।
सर्जिकल प्रोसीजर है, नर्व की सर्जरी का प्रोसीजर, जैसा ये नर्व का सर्जिकल का प्रोसीजर है, ये नर्व एंडिंग को ऑपरेट करके, ये बहुत ही माइन्यूट और माइक्रो सर्जरिकल प्रोसीजर होता है। ये इंडिया में बहुत कम या नहीं के बराबर ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सपिटेशन नर्व जो स्टिमुलेट कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स को, जो पसीना के ग्लैंड को स्टिमुलेट करके पसीना लाते हैं, उस नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है। वो एक है माइक्रोथेरेपी है, आयोनोटाइजिंग थेरेपी है। ये इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि ये इमेज में आप देखे हैं कि आयंस जो है, जैसा कि कैटायंस और एनायंस रहते हैं, तो उस टाइप्स के आयंस जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के टाइप में पानी के अंदर फ्लो करते हैं और वो आयंस डालते हैं, जिसकी वजह से वहां पे शॉक, छोटा सा शॉक बैठ के या थोड़ा सा चुन करके वहां पे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बंद हो जाते हैं। अब आयुर्वेद के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए तो आयुर्वेद के अंदर मेन जो है ये इसका पित्त का कारण बताया गया है, तो हाई पित्त को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जीर्ण ज्वर, हड्डी का बुखार जो है, हड्डी के बुखार के वजह से और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसके वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो इसको कंट्रोल किया जाएगा। थर्ड जो है मेद धातु जो है, आपका फैट टिश्यूज जो है उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉकिंग थेरेपी जो है कि पसीना नहीं आने के लिए लोकल एप्लीकेशंस वगैरह है, चंदन बाथ है, उत्पन्न थेरेपी है, ये सब चीजें यूज किए जाएंगी। अब होम रेमेडीज या आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ml जो है जैस्मिन का या लेवेंडर ऑयल लेना है, उसको एक 20 ml रोज वाटर यानी गुलाब जल के अंदर मिक्स करना है और वो पानी से नहाना है आपने। आप हाथ में या आपके बॉडी के पास में जो है आपके जेब में रोज वाटर की बोतल ले सकते हैं, वो रोज वाटर से बार बार लगाना है। एप्लीकेशन की वजह से भी स्वेट ग्लैंड कम होते हैं। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन एक पेटेंट फॉर्मूला है, यष्टि मधु, अमलकी, उशीरा और चंदना, ये जो है 2-2 ग्राम लेना है और सवेरे शाम 1-1 चम्मच जो है ठंडे पानी के साथ में लेना है या इसका हीम करके लेना है, मतलब रात भर रख दिए सवेरे ले लेना है, हीम करके लेना है। इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अब रेमेडीज में जैसा कि मैंने बताया कि भाई पित्त को कंट्रोल करना है, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो प्रॉपर से हैट पहनना है या छतरी लेके चलना है। रेजिन्स जो है वो 8-10 रेजिन्स जो है, मतलब अपना रेजिन्स को पानी में डाल के रात भर रखना है और सवेरे खाली पेट खाना है उसको। 20 ग्राम जो है धनिया ले सकते हैं, धनिया लेकर उसको रात भर भिगो के सवेरे ले सकते हैं। अमल की चूर्ण ले सकते हैं जो कि ठंडा होता है। और विरेचन यानी कि पेट साफ करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पेट अगर साफ है तो बाकी की सभी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। आयुर्वेदिक पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताया जाए तो सारिस्वादी अरिष्ट है, अरविंदासव है, उशिरासव है, चंद्रकला रस है, शतावरी टैबलेट है, चंदनासव है, सप्तलोह परपटी है, ये सब चीजें ये इस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के जो इंटरेस्टेड है वो ये वेबसाइट पे जाके मैंने आपको दे दिया है, ये जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कोई भी डिसीज है ये 5-10 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं ऐसे वीडियो बता सकता हूं। और कमेंट में डिसीज आपको कौन सी तकलीफ है या आपको कोई सलाह चाहिए, ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या आपको कमेंट में ही बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।